हेलो। हाँ जी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से सॉल्यूशन का ही पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया, थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी देखी है कंसंट्रेशन टर्म्स की। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसी में हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जो होता है, ये अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन को बना रहे हैं, अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया तो उसके अंदर दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुल मिला के कह सकते हैं कि सॉल्यूशन उन्हीं दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। वन इज सोल्यूट और अदर इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्वेंट में घुल के जो सॉल्यूशन बने, मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने एक सॉल्वेंट लिया, अब उसके अंदर हम सॉल्यूट घोल रहे हैं, तो इस सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो घुल सकता है और जिसके बाद सॉल्यूशन मिल सकता है, उस अमाउंट को हम लोग सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कुल मिला के डिपेंड करती है सॉल्यूट के अमाउंट पे। मैक्सिमम अमाउंट जिसपे वो घुल सकता है वो उसी के कहलाती है सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और डेफिनेशन अगर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in given solvent is called solubility of that solution. Solubility of that सॉल्यूशन, यानी सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन की होती है और वो मैक्सिमम अमाउंट पे, किसकी? सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गई बात? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ये तो बात है सॉल्युबिलिटी की, पर हमने बात की कि हम लोग कुछ दो सॉल्यूशंस की बात करेंगे इसके अंदर, एक सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा गैस इन लिक्विड। दो ही सॉल्यूशन के हमारे पास क्या है सिलेबस के अंडर है, एनसीईआरटी के, वही हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो चार ऐसे फैक्टर है जिन पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकंड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज प्रेशर। ये चार फैक्टर हैं जिन पे हमारा सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है, और यही चार फैक्टर जो होंगे वो सॉल्युबिलिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है वो इन्हीं चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले सोल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, उसमें हम इन चारों फैक्टर को भी देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है ये है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, हमारे पास एक गिवन सॉल्वेंट होगा जो कि लिक्विड फेज में होगा। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब समझ रहे हो? जो लिक्विड होगा ये है हमारा सॉल्वेंट, और जो सॉलिड होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। यानी इस तरह की सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसको समझने से पहले हमें सॉल्युबिलिटी को समझना है कि कई बार जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। डिफरेंट नेचर होने के कारण आपस में घुलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे, अगर आपने NaCl यानी नमक को किसमें मिलाया? वाटर में, पानी में। यहाँ पे पानी क्या है? सॉल्वेंट है, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? इस टाइम पे सोल्यूट है। ये घुल जाएंगे, यानी ये घुल गया। ठीक है, यानी ये हम कहेंगे सॉल्युबल है। लेकिन अगर हमने इसी तरह से
नेफ्थलीन को मिलाया पानी के अंदर तो वो नहीं घुलता, वो नहीं घुलेगा। पर ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो घुल जा रहे हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये नहीं घुल रहा। इसी तरह से अगर हमने सोडियम क्लोराइड को, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, बेंजीन एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। वैसे इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, C6H6 होता है। इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है। हाइड्रोकार्बन नेचर का है, हाइड्रोकार्बन नेचर का, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये सोडियम क्लोराइड जब मैंने बेंजीन एज अ सॉल्वेंट की तरह घोला, यानी ये भी लिक्विड है इस टाइम पे, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉलिड है, और ये नहीं घुला। इसी तरह से अगर हम नेफ्थलीन को बेंजीन के साथ घोलते हैं तो घुल जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सॉलिड जो होते हैं कुछ ही टाइप के लिक्विड में घुलते हैं। तो ये हम कैसे डिफाइन करें, ऐसा क्या है इनमें कि ये घुल जा रहे हैं और किसी में घुल रहे हैं, किसी में नहीं घुल रहे हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको पोलैरिटी बोलते हैं। 11th में पोलैरिटी हमने पढ़ी हुई है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल कंपाउंड में अगर चार्ज सेपरेट हो रहे हैं तो उसको पोलर कहते हैं। तो घुलेगा कब, जब नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एक जैसा हो, तब जाके घुलते हैं। अगर उनका नेचर में मतलब पोलैरिटी में, अगर दोनों पोलर है तो घुल जाएंगे। अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो क्या होंगे, नहीं घुलेंगे। यहाँ से देखते हैं NaCl जो होता है, हम जानते हैं कि एक तरह का आयनिक कंपाउंड है जिसपे चार्ज सेपरेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे रहता है, तो ये पोलर है। सेम वैसे वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ तरह से उस पर होता है, इस पे निगेटिव टू या पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये भी पोलर है। ये पोलर है, ये पोलर है। जब हम इन दोनों को आपस में घोलेंगे, जब हम इस तरह का सोल्यूट इस तरह के सॉल्वेंट में घोलेंगे तो घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखें, ये इसी तरह से, इसी को एग्जाम्पल को समझते हैं। NaCl ज्यादा इजी रहेगा। NaCl हम जानते हैं कि पोलर है, हम यहाँ पे देख चुके हैं। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके यहाँ पे जो बॉन्ड मिलते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मिलते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होने के कारण बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इस वजह से ये नॉन पोलर होता है। तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, आपस में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि घुलने का कॉन्सेप्ट क्या है। घुलने का कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे को ही घुलता है। यानी पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। उसी के बाद हम उनकी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि पहला कंडीशन तो यही है ना कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर घुलना चाहिए, वही नहीं घुलेंगे तो हम सॉल्युबिलिटी की बात कहाँ से करेंगे। क्लियर हुई बात। तो हम लोग यहाँ पे पहली चीज जो देख रहे हैं वो ये है कि पोलर पोलर के अंदर ही घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर ही घुलता है। ऑपोजिट अगर हम लोग नॉन पोलर को पोलर के अंदर घुलते हैं तो वो ना के बराबर, हम लोग इतना कम अमाउंट में घुलता है कि हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, इनसॉल्युबल है उसके अंदर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो माना हमने कोई ऐसा सॉलिड, कोई ऐसा लिक्विड लिया जो दोनों क्या होते हैं, सेम नेचर के हैं और वो घुल जाते हैं। अगर वो सेम नेचर के हैं और घुल जाते हैं तब जाके हम उसके अंदर ही सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कहा क्या था कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट, और इनसे हमें जाके क्या मिलता है, सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को जब क्या होता है, सॉल्यूट घुलना स्टार्ट करता है सॉल्वेंट के अंदर, डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस by which solute dissolve in given solvent। उस प्रोसेस का नाम हमने क्या दे दिया, डिसोल्यूशन। इसी तरह से एक वर्ड आता है यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी के अंदर एक और फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है, क्रिस्टल सॉलिड पार्टिकल। तो जब हम लोग सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्यूट को घोलते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है।
जैसे ही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगा, वो सॉल्वेंट से जो उनकी एक तरह की एफिनिटी होगी वो खत्म हो जाती है और वो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। अब हो ही रहा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल जो हो रहे हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन बन तो गया है, लेकिन अब जैसे ही सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में टकराएंगे, सॉल्यूशन जो होगा वो वापस किस में चला जाएगा, सॉल्यूट में, क्योंकि सॉल्यूट अलग होना जाएगा तो सॉल्यूट से सॉल्वेंट जो होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पर ये स्टार्टिंग में नहीं होता, ये तब होता है जब कंसंट्रेशन एक क्या होता है, एक लिमिट तक पहुंच जाए, उसके बाद क्या होने लग जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे सेपरेट होने लग जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का कहीं से कोई तक हाथ नहीं होता, होता ये है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्या करने लग जाते हैं, एक तरह की एफिनिटी शो करते हैं और वो आपस में अलग हो जाएंगे। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में अलग हो गए तो सॉल्वेंट तो अपने आप अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच solute separate out from the solution due to collision. That process is called crystallization। और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है। तो जैसे कि हमने कहा कि स्टार्टिंग में तो हम लोग लिक्विड के अंदर सॉलिड घोल रहे हैं, तो घुल रहा है, उस टाइम पे तो ये प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन, धीरे धीरे ये प्रोसेस भी होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया है, ये भी चलता रहता है। तो ये प्रोसेस होते होते ऐसी स्टेज आती है जहां पे डिसोल्यूशन भी हो रहा हो और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा हो। यानी डिसोल्यूशन तो ये है और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये दोनों हो रहा हो। इस तरह की प्रोसेस जब हम लोग इस तरह की जब स्टेज में पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में जब कंपोनेंट मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उसमें होगा क्या, हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, सॉल्यूट मिल रहा था किससे, सॉल्वेंट से, और क्या बन रहा था, सॉल्यूशन। बाद में क्या होने लग गया, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट सेपरेट आउट होने लग गए, यानी इधर से इधर को भी चल रही है प्रोसेस, इधर से इधर को भी चल रही है। तो इसका साइन जानते हैं हम लोग, रिवर्सिबल साइन होता है, ठीक है। और इस स्टेज को जब ये चीज चल रही हो, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब क्या हो, कुल मिला के हम कह सकते हैं जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में हो, दोनों का रेट जो सेम चल रहा हो। अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से समझो, जब क्या होने लग जाए, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाए, तो जितना सॉल्वेंट घुल के सॉल्यूशन में आ जाएंगे, उतना ही सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बदल जा रहा है। यानी कुल मिला के अब सॉल्यूट घुल ही नहीं रहा है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, राइट। उस अमाउंट को, उसमें क्या होगा, अगर हम लोग उस टाइम पे सॉल्यूट का अमाउंट देखें ना, तो सॉल्यूट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो उतने का उतना ही है, जितना वो घुल रहा है उतना ही वो क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो इस टाइप की सॉल्यूशन को जब क्या हो, सॉल्यूट घुलना बंद कर दे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नया टर्म है, वो यहीं से आता है, इक्विलिब्रियम से। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलना बंद कर दे, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जब स्टार्टिंग में जब ये घुल रहा था, तो इस टाइम पे उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं। क्लियर हो गई बात, इसको यहीं से समझते हैं। क्या कहा मैंने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहां से हमें एक नया टर्म पता चला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है, राइट। तो द सॉल्यूशन इन विच
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, दैट सॉल्वेंट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी अमाउंट को मैक्सिमम अमाउंट को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अभी तो हमने बात की थी इस बारे में, यही उस सॉल्यूशन की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। तो हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन is called solubility of that solution, क्लियर हो गई बात। यहाँ से हमें solubility का पता चल गया कि solubility क्या होती है। एक्चुअली यही कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, किसका, सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, वही उस सॉल्यूशन की क्या होगी, solubility होगी। क्लियर हो गई बात। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो सॉल्यूट होता है वो जो सॉल्युबिलिटी होता है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। क्या कहा था हमने, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन 4 चीजों पे हमारा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। हम वही देखेंगे कि नेचर की तो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, दैट इज पोलर, लाइक, डिसॉल्व लाइक, वहीं से। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की। ठीक है, लेट्स सी। तो हम लोग देख रहे थे कि अगर गैस इन लिक्विड, हमने क्या करना है, एक सॉल्वेंट लेना है जो कि क्या होगा, लिक्विड होगा, और उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, गैस क्या कर रहे होंगे, डिसॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, नीचे क्या है, लिक्विड है। यही लिक्विड हमारा सॉल्वेंट भी है और गैस क्या है, सोल्यूट है। तो होगा क्या, स्टार्टिंग में वही गैस क्या होगी, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगी। डिसॉल्व होते होते एक स्टेज आएगी जहाँ पे जितने गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे होंगे उतने निकल रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम उस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, तो स्टार्टिंग में अगर हमने माना थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिसॉल्व होना स्टार्ट करेंगे और ज्यादा। लेकिन अगर हम इसी प्रेशर को बहुत बढ़ा दें, अगर हम इसी प्रेशर को बहुत बढ़ा दें तो क्या होगा, अब जो होगा गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट में इस सरफेस के पास पहुंचेंगे, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रेशर हम जितना ज्यादा एक्सर्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उतना ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है किस पे, सरफेस पे, लिक्विड की मॉलिक्यूल का, किससे, गैस के मॉलिक्यूल से। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स देखी होंगी तो खोलते एकदम निकलता ऊपर वो, क्यों, क्योंकि हमने गैस को प्रेशर के साथ उसमें भरा होता है, और जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, गैस जो होती है वो डिसॉल्व होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब इसी चीज को समझाया है हेनरी ने। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहला जो आया वो हेनरी का आया, इन्हीं के साथ थोड़ा डाल्टन का भी है। पहले हम हेनरी की बात करते हैं। तो हेनरी कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो उसी गैस की सॉल्यूशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के साथ। हेनरी कहते हैं, यहाँ पे आया हेनरीज लॉ, जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था दैट द solubility of gas in liquid, solubility मतलब कितना घुल रहा है गैस इन लिक्विड, is directly proportional to the pressure इन गैस के अंदर जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी उन्होंने क्या किया, उसी सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया प्रेशर के, प्रेशर किसका, गैस का, और सॉल्युबिलिटी कितना, गैस का लिक्विड में।
ठीक है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा कि यहाँ पे प्रेशर ना लिखे हम लोग उसको क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, क्योंकि गैस का जो हम प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, किसी को रेफरेंस में लेके हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर, नॉट एक्चुअल प्रेशर। तो डाल्टन के स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था, द solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas। उन्होंने प्रेशर को क्या कर दिया, पार्शियल प्रेशर में चेंज कर दिया। इसी को फिर से मॉडिफाई करके मॉडिफाई क्या किया गया, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, एक तरह से अमाउंट होती है किसका, सोल्यूट का गिवन सॉल्वेंट में, मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। उसी को तो हम लोग यहाँ पे वो कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग गैस कह रहे हैं ना, गैस वो हो रहे लिक्विड में, सोल्यूट कौन है, गैस। तो सोल्यूट का अमाउंट जो होगा वो कैसे निकालेंगे, हम निकाल देंगे अगर हम लोग उसके लिए बहुत सारे कंसेंट्रेशन टर्म देखे थे हमने स्टार्टिंग में, उनमें से अगर हम मोल फ्रैक्शन यूज करें, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी की जगह पे यूज करें तो हम क्या कहेंगे, दैट प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हमने ऐसे दिखा दिया ए से, जो कि गैस है, ठीक है। ये दोनों का स्टेटमेंट है, अब कुछ इस तरह से चेंज आएगा, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसी को अब हेनरी के स्टेटमेंट से भी लिखते हैं, that partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग के एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्स ए। ये हमारा क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट के एच, जो कि हर एक गैस के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये जो लॉ है एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, constant temperature। सो इसी प्रेशर के इफेक्ट को, प्रेशर का इफेक्ट इस पे लिक्विड में, सो इसी इफेक्ट को समझाने के लिए सबसे पहला जो लॉ आया था वो हेनरी की तरफ से आया था। हेनरी ने अपने लॉ में एक डायरेक्ट रिलेशन दिया था प्रेशर का, किसके साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ। हेनरी के अकॉर्डिंग हेनरी ने कहा था दैट solubility of a gas in a solution is directly proportional to pressure of the gas। ये बात हेनरी ने कही थी। इसी को थोड़ा अलग तरीके से डाल्टन ने कहा कि इसको प्रेशर ना कह के हम लोग क्या कह देते हैं, पार्शियल प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। इसको प्रेशर ना कह के इसी में हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि हम लोग किसी भी गैस का एग्जैक्ट प्रेशर नहीं निकालते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस लेके वहां से हम लोग मेजर करते हैं, तो इसलिए वहां पे टर्म चेंज हुआ, दैट इज पार्शियल प्रेशर। यहीं से जो नई स्टेटमेंट बनी वो यहाँ से बनी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूट की, जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी डिजोल्व होने की जो क्षमता होती है, उसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में तो कह रहे हैं। हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिजोल्व होता है इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो उस अमाउंट को हम किसी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर रख के देख सकते हैं। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखें तो वहां से जो हेनरी का लॉ हुआ वो ये हुआ दैट the partial pressure of a gas is directly proportional
to the directly proportional to the mole fraction of gas in given solution at constant टेम्परेचर। लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल पी से दिखाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। माना हमने गैस को ए के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ए कंपोनेंट है। जब कांस्टेंट हटेगा तो क्या, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज के एच। हेनरी कांस्टेंट कह देते हैं इसको, वहां से इसका नाम आया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से। पार्शियल प्रेशर आया प्रेशर से, गैस के प्रेशर से, और मोल फ्रैक्शन आया सोल्युबिलिटी से। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो जो KH होता है वो हर एक गैस के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। इवन ये इस टाइम पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी KH पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। इसका एक चार्ट दे रखा है जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आपको ये देखना है कि जो KH होता है वो हर एक गैस के लिए डिफरेंट होता है, और ये इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है, कांस्टेंट तब आती है जब टेम्परेचर हम एक जैसा रखें। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसी गैस का KH की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती जाएगी। KH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ से ये मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी। यानी हेनरी का जो कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोल फ्रैक्शन से। यानी जितना ज्यादा KH की वैल्यू उतनी कम उसकी मोल फ्रैक्शन, उतना कम उसकी सॉल्युबिलिटी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं KH की वैल्यू बढ़ती जाती है। दोबारा से बोल रही हूँ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं KH यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। इसी को भी हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी देखेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट। फिलहाल हम यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट से रिलेट कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। अभी एक चार्ट होगा उसमें देख लेना इसको, ये प्रूवन है पहले से एक्सपेरिमेंटली। तो अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो, क्योंकि हम KH जानते हैं, KH और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अपने आप घटती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, वो यहाँ से प्रूव होता है। किसकी बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड की, ठीक है। ये चार्ट देखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये प्रूव हुआ किसका, हेनरी की लॉ का। हेनरी की लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन बुक में दे रखे हैं, उनमें से कुछ तो हमारे आसपास जो हमें फील होते हैं उनमें से। जैसे कोल्ड ड्रिंक में हमने स्टार्टिंग में ही बात की, कोल्ड ड्रिंक में गैस का भरना, जो प्रेशर जो होता है वो हाई लगाया जाएगा, जितना ज़्यादा लगाया जाएगा उतना ज़्यादा गैस क्या होगी, डिजोल्व होगी। इसलिए वो भरा इस तरह से रहता है कि उसमें बहुत ही प्रेशर आ जाता है, खोलते ही एकदम ऊपर आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग माउंटेन चढ़ाई करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी सांसें बढ़ जाती हैं तेज तेज। कोई बताना चाहेगा इसका रीज़न, क्या लगता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है? नहीं, एयर में तो 21% ही ऑक्सीजन होती है ना। फिर तो इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कि जो ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हम होना क्या चाहिए, गैस का जो डिजोल्व होने की पावर होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसके हिसाब से हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है अमाउंट, तो इसलिए रेट ऑफ क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। इसी तरह से स्काई डाइविंग का सी डाइविंग का एग्जाम्पल है बुक में। सी डाइविंग में क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं, अंडर वाटर जाते हैं डेप्थ में, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस का भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता होगा, क्योंकि नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें गैस क्या होगी, बॉडी के अंदर डिजोल्व होना एकदम तेज होगी, तो हमें गैस भी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा गैस कंसंट्रेशन होगा यानी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। हाई प्रेशर हाई सॉल्युबिलिटी, क्लियर हो गई बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इस तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, उनको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम इसको समझें तो हम जानते हैं कि जब हम लोग गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो प्रोसेस होती है इस केस में ये होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने के कारण, अच्छा हम लोग अभी आगे बात कर चुके हैं, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर चेंज किसको फेवर करेगा, ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैकवर्ड रिएक्शन को, इधर से इधर को, लेफ्ट को। तो उस केस में टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें रिएक्शन इधर को फेवर होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि रिएक्शन इधर को आ रहा है, सेपरेट हो रहे हैं ना, तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या होती जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आज हम इतना ही कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है उसको देखिएगा, आंसर करिएगा इसी का। ये क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, आंसर करिएगा कमेंट्स में।